Assalamu alaikum everyone. This is Statecraft and आज मेरी first video के अंदर I'm going to share a lot of details about JF-17 Thunder. And इस concept को मैं एक concise video के अंदर proper तरीके से explain करूँगा कि JF-17 Thunder Block 3 जो आ रहा है, जो basically आ चुका है, इसके आने से पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी कहाँ तक पहुंच चुकी है। लेकिन in order to understand the role of JF-17 Thunder Block 3, हमें ब्लॉक ए बी और इस पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट करने की अपार्ट फ्रॉम द जो मेन स्ट्रीम वजह है, मैं स्ट्रेटेजिक भी नहीं, मैं टैक्टिकल वजूहात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। द रीज़न मैं ये सब कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पूरा स्टेट क्राफ्ट का चैनल, इज़ बिकॉज पॉलिटिक्स हो गया, स्ट्रेटजी हो गई, और हमारी जो डिफेंस पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री या डिफेंस सेक्टर है, इसको सही तरीके से इन माय ओपिनियन एनालिसिस बहुत मुश्किल से मिलता है। लाइक कुछ लोग करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन अगेन मैं सेम फैंसी जार्गन सुन रहा होता हूँ इधर उधर, लेकिन वो डीप नहीं जाते। ऑल्दो पाकिस्तान में काफ़ी ज़बरदस्त लोग बैठे हैं। इफ़ यू गो एंड चेक आउट पाकिस्तानी डिफेंस डॉट कॉम, जो अब मेरे ख्याल से डिफेंस डॉट पी के, इफ़ यू चेक आउट दैट फोरम, जो पिछले 15-20 सालों से वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत टेक्निकल लोग पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन कॉमन बंदे तक जो चीज़ पहुंचती है वो काफ़ी अजीब व गरीब सी होती है, जिससे फिर बंदे को समझ नहीं आती कि यार कल तक ये बात कर रहे थे, आज फिर ये चीज़ की जा रही। फॉर एग्जांपल, कल तक J-17 Block 3 was the best in the world and today you're ordering J-10C। तो बेसिकली इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए मैंने कहा कि चलो लेट्स स्टार्ट doing some video sessions, and in this channel we are going to discuss a lot of things, but defense के साइड पे let's start with the JF-17 Thunder। अच्छा, पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता था, दैट वाज द मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक्विजिशन। ट्रेडिशनली पाकिस्तान यूएस ब्लॉक में था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को यूएस बेस्ड फाइटर्स लाइक स्टार फाइटर हो गया, सेबर हो गया, F-106 जो था, इसके अलावा F-16s, एवरीबडी नोज अबाउट दैट स्टोरी कि किस तरीके से पाकिस्तान को F-16 के अंदर इन्होंने कंगा करके रखा था। तो और फिर उसके साथ साथ अगेन वेस्ट में ही हम फिर मिराजेस की तरफ भी गए थे। रिमेंबर, जब हम मिराज यूज कर रहे थे तो इंडिया वाज नॉट अ मिराज यूजर बैक इन द डेज। अब आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर द सोवियत अफगान वॉर, ड्यूरिंग दैट वॉर वी गॉट आवर F-16s, एंड पोस्ट अफगान वॉर हम लोगों की वो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट्स आई, एंड एवरीबडी नोज किस तरह से पाकिस्तान के F-16s पैसे दे के गंदम दे दी गई थी वापस। सो पाकिस्तान वाज ऑलरेडी वर्किंग विद चाइना ऑन अ सुपर 7 प्रोजेक्ट। जो सुपर 7 प्रोजेक्ट था वो यही था कि जी पाकिस्तान, चाइना एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूएस भी किसी हद तक उसमें हेल्प कर रहा था, फिर ताकि पाकिस्तान और चाइना मिलके एक अपने लिए एक होम ग्रोन फाइटर तैयार करें, जो कि घर में जो बनाई हुई चीज़ होती है, नंबर वन वो आपको सस्ती पड़ती है, नंबर टू रिलायबल होती है, नंबर थ्री आपके पास एंडलेस सप्लाई होती है, एटलीस्ट मतलब एक एक इट्स नेवर एंडलेस, ऑफ कोर्स एवरीथिंग कॉस्ट्स, बट आपके ऊपर आपकी वॉर टाइम के दौरान जो है आपको किसी के आगे ज्यादा झुकना नहीं पड़ता, आपके पास अपने ही रिसोर्सेज होते हैं इन ऑर्डर टू सस्टेन योर एयरक्राफ्ट्स एंड सस्टेन योर एयरफोर्स। सो लेट्स कम बैक। F-16 की डिलीवरी शुरू हुई, फिर वो रुक गई, यूएस बैकड आउट। सुपर 7 का जो वो था प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान चाइना ने अकेले टेकअप किया। उस वक्त पाकिस्तान वाज थिंकिंग ऑफ कि हम लोग एक ऐसा फाइटर बनाते हैं कि अपने जो हमारे एजिंग एयरफ्रेम्स हैं, जिससे मुराद मेरी है कि F-6 विच इज MiG-19, वो पाकिस्तान यूज कर रहा था, चाइनीज वर्जन उसका। MiG-21 का जो जिसपे अभिनंदन वाला जो जहाज है, उसका पाकिस्तानी वर्जन इज F-7 पाकिस्तान वो यूज कर रहा था लगा हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मिराज 3s थे, मिराज 5s थे। इनमें रोज अपग्रेड्स कर करके हम लोगों ने उस जहाज को, हमारे इंजीनियर्स ने जिंदा रखा हुआ था, वरना इट्स अ डेड एयरफ्रेम। मिराज 3 5 के बाद मिराज 2000 आ चुके हैं, उनकी भी प्रोडक्शन खत्म हो चुकी है इस वक्त दुनिया में, और अब बात डसॉल्ट के राफेल पे जा चुकी है। ये राफेल जिस कंपनी ने बनाया है, ये वही कंपनी है जिसने मिराज भी बनाए थे।
सो मैं सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ, और आज तक हम लोग उन लेगेसी मिराज 3 और 5 फाइटर्स के साथ सरवाइव करते हुए आए हैं, क्योंकि हमारे ओवरहॉलिंग और उस सब चीज़ों पे हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया था। सो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन एंड जियो पोलिटिकल सिचुएशन आई मस्ट से कुछ इस तरह की रही दुनिया में कि हम लोगों को एयरफोर्स मेंटेन करना स्टार्ट में इजी था 1960s में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इट बिकेम डिफिकल्ट एज द कॉस्ट स्टार्टेड टू अराइज, एंड बाय द एंड ऑफ 90s उस टाइम पे भी एक एक जहाज की कीमत जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। आज के वक्त में भी अब तो 100 मिलियन इज लाइक नथिंग फॉर अ सिंगल एयरक्राफ्ट। जो आजकल के अच्छे अच्छे जहाज हैं, जो नए नए वेरिएंट्स हैं पुराने जहाजों के भी, वो भी तकरीबन 100 को या टच कर रहे हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं। फिर इसके साथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कि जी यूएस की F-16 की स्टोरी है, आपने हमसे जहाज लिया, आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, इस तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने चू चड़ख की तो हम आपको जहाज नहीं देंगे, हम आपकी डिलीवरीज इतने अरसे रोक सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर देंगे। आप सबके सामने ईरान की स्टोरी है, F-14 टॉम कैट्स उनके पास हैं, उन्होंने लिए। इनिशियली ईरान ने F-16 भी लिए थे, खुमैनी का इनकलाब आया एंड उसके बाद ईरान की एयरफोर्स को छोड़ दिया गया। सो ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ऑलरेडी फेस कर रहा था। ऐसे वक्त में सोचा यह गया कि हम खुद अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, जस्ट लाइक हम अपने टैंक्स की तरफ आए, जस्ट लाइक हमने अपनी G3 राइफल्स बनाना शुरू की, हमने लाइसेंसिंग की है जो भी किया, लेकिन मेड इन पाकिस्तान के आइडिया के पीछे हम लोग थोड़ा चलना शुरू हो गए। अब जब JF-17 तैयार हुआ, आई रिमेम्बर आई वाज इन स्कूल उस टाइम पे, तो डायल अप इंटरनेट हुआ करता था, कोई डिफेंस मैगजीन्स ऐसे थे नहीं, पाकिस्तान डिफेंस डॉट कॉम उस टाइम पे भी अलाइव थी, एंड उस टाइम पे इस प्रोजेक्ट का नाम था सुपर 7। सो आई वाज लाइक अ लॉट ऑफ अस वर वेटिंग कि यार कुछ आने वाला है जिसका हमें अभी पता नहीं है, पता चलेगा, एंड सडनली 2003 4 के 5 6 में, around that time because I was in school, JF-17 Thunder was launched. First aircraft जो है वो उड़ाया गया था, प्रोटोटाइप 1, एंड उस टाइम से लेके आज तक का जो ये सफर है JF-17 का, वो बड़ा ही मजे का है। ये जहाज बनाया गया था पुराने एयरफ्रेम्स को रिटायर करने के लिए। 150 से 300 JF-17 के अराउंड नंबर मिलते थे कि यार 150 बनाएंगे, 300 बनाएंगे, फिर ये कहा गया कि 50 बनाएंगे ब्लॉक ए, फिर ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी। उस टाइम पे काफी एग्रेसिव सोच थी कि यार बड़ा हम इसके अंदर ऐसी चीजें लगाएंगे जो कि इसको नई हाइट्स पे पहुंच जाएगी, जब वो चीजें चाइना के अंदर भी शायद नहीं बनती थी। हमने उस टाइम पे, हमारी एयरफोर्स ने ये सब कुछ सोचा हुआ था, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए थे उस टाइम पे मिलिट्री के। ब्लॉक ए आया, इट वाज अ गुड एयरक्राफ्ट, इट आल्सो ऑपरेटेड इन पाकिस्तान में जो ऑपरेशंस हुए इसमें ऑपरेट उसने किया। ब्लॉक ए वाज अ बेसिक एयरक्राफ्ट, ठीक है, वो उड़ता था, उसके अंदर ग्राउंड अटैक, पैसा या पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, बहुत जबरदस्त नहीं, लेकिन बस एक एवरेज रडार उसमें लगा हुआ था, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज इट वाज मोर केपेबल देन the F7s and F6 and also Mirage 3s up to some extent. Then Block 2 आया, उसमें और भी अपग्रेड्स की गई और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का सिस्टम भी डाला गया। मेरे ख्याल से उसके अंदर कोई उसकी भी बात चल रही थी, उसके रडार को भी थोड़ा सा उसमें काउंटर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जो होते हैं, रडार वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, काफी नई नई चीजें उसके अंदर लगाई गई थी, छोटी छोटी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो अगर गलत हूँ तो काइंडली मुझे कोई एयरफोर्स के प्रोफेशनल ठीक कर सकता है, लेकिन मेन जो उसमें चीज थी वो ये थी कि जी उसकी रेंज बढ़ानी थी और उसका जो एयर टाइम है उसको डबल करना था बाय इंट्रोड्यूसिंग एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। बार बार, अच्छा एक चीज याद रखें, जहाज जब बार बार लैंडिंग करता है उतरता है उसमें काफी ज्यादा फ्यूल बर्न होता है, बिकॉज आप जमीन पे एक स्टैटिक चीज को पुश कर रहे हैं और उसको फिर हवा में चीरते हुए उड़ा रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, उस टाइम पे आपका काफी फ्यूल बर्न होता है। तो एक तो आपको ये चीज जो है, और कुछ आपकी डिजाइन रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं जिस तरह से आपने चीज डिजाइन की है, तो अब उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके अंदर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग डालें। जो भी उस वक्त मिलिट्री का रोल था माइंड में कि ये जहाज किस तरह से परफॉर्म करेगा, उस वक्त ये चीज डाली गई। लेकिन फिर बात आ रही थी ब्लॉक 3 की। ब्लॉक 3
तक हमारी सोच ये थी, ब्लॉक 3 से पहले सोच ये थी, जब ब्लॉक 3 के ऊपर शायद इतना काम ना शुरू हुआ, कि हम लोग F-16s भी रखेंगे, हम लोग J-10s भी खरीदेंगे। 36 का ऑर्डर हुआ था बैक इन 2008-9 के। अगेन मैं ये 4-5 साल की वेरिएशन मुझसे हो जाती है आगे पीछे, लेकिन 2008 टू 12 के बीच में कोई कि 2007 और 12 के बीच में कोई 36 J-10 A's के 20 का J-10 B के मेरे ख्याल से बात हुई थी, क्योंकि A से हमें थोड़े से इख्तलाफात थे कि हमने B ऑर्डर करने की बात की थी। तो हमारी अप्रोच ये थी कि जहाज ऐसा होना चाहिए जो कि एक बैकबोन फाइटर हो। आपका मेन स्टे फाइटर J-10 होगा, F-16 से हम जान छुड़ाएंगे और हम लोग चले जाएंगे 5 से 6 प्लेटफॉर्म्स के बजाय 2 प्लेटफॉर्म्स पे। जिस तरह आर्मी के अंदर भी आप कोशिश करते हैं कि आपके हथियार लिमिटेड हों और हर फौजी उन पे आदी हो, एमिनेशन कॉमन हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो इसी तरह एयरफोर्स में भी बेहतरीन ये होता है कि आपकी एयरफोर्स में 50 किस्म के बजाय 2 किस्म के जहाज होने चाहिए, 3 किस्म के जहाज होने चाहिए, मेन फाइटर्स, इंटरसेप्टर्स, जो भी उनका रोल है। और अब तो गेम मल्टी रोल की जा चुकी है दुनिया में, बल्कि हम तो मल्टी रोल से भी आगे जा चुके हैं। मल्टी रोल तो 60-70s में आए थे। सो कम से कम प्लेटफॉर्म जितने होते हैं वो इजी टू मेंटेन होते हैं, इजी टू ऑपरेट होते हैं, इजी टू ट्रेन भी होते हैं। ठीक है, आपके पायलट्स को एक दूसरे को ट्रेन करना आसान होता है। अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें फाइटिंग गेम से, टेकन हर एक ने खेली है। अगर टेकन में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हों आपके पास और काउंटर पार्टी के पास 5 प्लेयर्स हों, लेकिन जो 2 प्लेयर्स आपने रखे हैं बड़े चुन के रखे हुए हैं, और आपके 5 से 10 जो टीम मेंबर्स हैं वो उन 2 प्लेयर्स पे आदी हैं, वो 24 घंटे उन पे खेलते रहते हैं, एज कम्पेयर टू द अदर पार्टी जिधर फॉर एग्जाम्पल 3 गुना आपसे ज्यादा 30 प्लेयर्स बैठे हों, 30 यूजर्स बैठे हैं, और आगे जो कैरेक्टर्स जिन पे उन्होंने खेलना है वो कोई वो भी अगर 5 से 6-7 हों, तो नॉलेज शेयरिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए कम हथियार हों लेकिन अच्छे हथियार हों। ब्रूस ली की एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसको 1000 फाइटिंग स्टाइल्स एंड किक्स वगैरह आती हैं, मुझे उस बंदे से डर लगता है जिसके पास सिर्फ एक किक है लेकिन उसने उसको 1000 दफा प्रैक्टिस किया हुआ है। सो आपको अपना प्लेटफॉर्म्स एयरफोर्स में रिड्यूस करने की तरफ जाना चाहिए और आपको अपने प्लेटफॉर्म्स को सिंप्लीफाई करना होता है। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिसाइड किया था, और अभी JF-17 ब्लॉक 3 उसी ही चेन की एक कड़ी है। ब्लॉक 3 में ऐसा क्या है जो कि आपके बाकी एयरफोर्स में नहीं है? मैं अगर पर्सनल राय से आपको बताऊं तो जो ऑन पेपर इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जिस दिन से आपने इसमें आईसा रेडार, मैं बोलता होता हूँ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार, जब से आपने इसमें ये लगाया है और ये जहाज जब पाकिस्तान की इन्वेंट्री में उड़ेगा, whether there and if there is no J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 से ज्यादा इफेक्टिव एटलीस्ट BVR कैपेबिलिटी के अंदर, बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी के अंदर की कैटेगरी में, सॉरी नॉट अंदर, पाकिस्तान में और कोई जहाज इंक्लूडिंग योर ब्लॉट 52 F-16s नहीं फॉल करते। ये जहाज बहुत दूर से F-16 को, हमारे अपने F-16 को भी बीट कर सकता है, इसमें ये कैपेबिलिटी है। अब हम इसको थोड़ा सा वन बाय वन में, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जिसकी बेस पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ब्लॉक 3 में जो रेडार है वो किस काम का है, उसका आखिर उसका उसमें ऐसी क्या खासियत है। ये पैसा वर्सेस आईसा में फ़र्क क्या है? पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे वर्सेस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। तो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार फर्स्ट ऑफ ऑल लगे कहाँ कहाँ हुए हैं? आपके जितने भी पाकिस्तान में जितने भी आपके जो जहाज है, इंक्लूडिंग ब्लॉक 2s ऑफ JF-17s, इंक्लूडिंग ब्लॉक C's एंड D's, your F-16 जो आपके पास कोई 12 के करीब जो है C's एंड 8 के करीब D's हैं, इन तक में, इंडिया के Su-30 MKIs तक में, इंडिया के मिराज 2000s में, जो 2 से 3 जहाजों का पैकेज ही लेके बालाकोट में आए थे, उन सब में पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार्स लगे हुए, जिनकी बहुत लिमिटेशंस है। बहुत लिमिटेशन से मेरी मुराद ये है कि वो एक खास डायरेक्शन में देख सकते हैं। द मोमेंट आपने एक को लॉक कर दिया, ठीक है, उसमें मल्टी फंक्शंस आ गए, लेकिन बीम बड़ी स्ट्रेट होती है, वो एक ही तरफ जाती है, बिकॉज रेडार कंस्ट्रक्ट इस तरीके से हुआ हुआ है कि वो एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर
वो भेजता है अपनी बीम रेडार की और वापस आती है। उसमें जो एंटेनास जितने भी हैं वो एक ही तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। उसका जो ट्रांसमीटर एंड रिसीविंग, सॉरी, सेंडिंग एंड रिसीविंग ट्रांसमीटर, वो एंड में एक ही हो जाता है। उसके मुकाबले में अईसा रेडार में ये चीज चेंज कर दी गई है। इस तरह से चेंज कर दी गई है कि हर, मतलब एक तो हजार से हजारों तो ना कहें, लेकिन 1000 अगर उसके अंदर ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, तो 1000 उसमें रिसीवर्स भी लगे हुए हैं। हर एंटेना के पीछे अपना अलग अलग ट्रांसमीटर रिसीवर लगा हुआ है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि बजाय एक आंख से आप देख रहे होगा जहाज, जहाज 1000 आंखें होगी, एक एक तरफ देखेगी, दूसरी दूसरी तरफ देखेगी। मैं इसमें एक पिक्चर भी साथ में लगाऊंगा मैंने, जिसमें आपको समझ आए कि ऐसे रडार एक वक्त में जहाज सीधा उड़ रहा है, लेकिन वो बड़े ऑकवर्ड एंगल्स पे भी चीजों को नोटिस कर रहा है, क्योंकि उसके शायद 10 एंटेनास उस तरफ मुड़ के आपको तमाम इंफॉर्मेशन ला के दे रहे हैं। शायद 20 एंटेनास सामने की तरफ एक जहाज पे फोकस है, 15 एक और जहाज पे। इस तरह करते करते कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, कोई लेफ्ट पे देख रहा है, कोई राइट पे देख रहा है। बैक वक्त आपका जहाज आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। बजाय इसके कि आप अपने जहाज को पहले लेफ्ट में मोड़ेंगे, फिर आप स्कैन करेंगे, फिर आप लॉक करेंगे, अच्छा ये चीज हमें नजर आ रही है, लाओ अब इसको लॉक करो, और राइट पे आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ होने क्या वाला है, आप ट्रैप में कैसे आए हुए। सिचुएशनल अवेयरनेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि एक किसी भी फौजी के दिमाग में की ट्रेनिंग में, सॉरी, डाली जाती है। चाहे वो एक जमीन पे चलता हुआ प्यादा है, चाहे वो एक एसएसजी कमांडो है। if you have information, if you have the right information, if you're aware of your surroundings, then आप बड़ा अच्छा मूव कर सकते हैं। then आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी जो मूव है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके इफेक्ट को एंड तक पहुंचा सकते हैं। अब ऐसा रेडार एज कंपेयर टू पैसा रेडार ज्यादा रेंज का होता है, ज्यादा रिलायबल होता है। वो बजाय इसके कि किसी एक टारगेट पे या एक खास नैरो एरिया के ऊपर फोकस्ड हो, वो ब्रॉड बैंड, ब्रॉड होराइजन पे, वो लेफ्ट से राइट काफी एरियाज को देख रहा होता है। उसकी आंखों के एक किस्म के 100 टुकड़े हो जाते हैं, और हर टुकड़ा आपको एक इंफॉर्मेशन ला के दे रहा होता है एक्टिवली। सो जहाज का जो पायलट है, बजाय इसके कि वो ढूंढा ढांडी करे, जहाज खुद उसको ढूंढ के सब कुछ हाथ में ला के दे रहा कि भाईजान लेफ्ट पे इतने नॉटिकल माइल्स पे, इतने किलोमीटर्स अवे ये चीज आ रही है, उधर ये थ्रेट है, ये थ्रेट है, ये थ्रेट नहीं है। एक तो इस चीज को समझ जाएं कि इसकी सर्च एंड ट्रैकिंग बहुत वाइड है। बजाय इसके कि वो दूरबीन की एक आंख देखे, वो बिल्कुल लेफ्ट राइट अप डाउन, जितना जितना उसका एंगल बनता है, वो डिफरेंट ऑड एंगल्स तक चीजों को बैक वक्त देख सकता है। एक तो चीज का ये फायदा हो गया। दूसरी, इसके अंदर एक और जो बड़ी जबरदस्त चीज है, रिमेंबर रेडार टेक्नोलॉजी अगर एक तरफ जहाज को असिस्ट करती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एन एनिमी प्लेन, दूसरी तरफ जब वो आइडेंटिफाई कर रही होती है, दूसरी तरफ काउंटर जो दूसरा प्लेन होता है, वो उस रेडार के आने वाले सिग्नल को भी पकड़ रहा होता है, और अपने जहाज के पायलट को बताता है कि भाईजान फलानी जगह से आपको एक जहाज या एक रेडार ट्रैक कर रहा है। तो जो सिग्नल पकड़ रहा होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक बीम आ रही है, सेम सिग्नल है, मुसलसल आ रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, वो ट्रैक हो जाता है। तो जब वो ट्रैक हो जाता है, तो अक्सर जो मिसाइल्स, बीवीआर के जो मिसाइल्स हैं, उनमें वो उसमें काफी ऐसे होते हैं जो कि उसकी कैपेबिलिटीज में एक कैपेबिलिटी है कि वो रडार ट्रैकिंग होते हैं। इवन आप जो जमीन के ऊपर सैम साइट्स हो गई, फॉर एग्जांपल S-300, S-400, इनको जो मारने के लिए जो मिसाइल्स होते हैं, वो भी रडार ट्रैकिंग होते हैं। जिधर से भाई रडार का सिग्नल आएगा, मिसाइल उस तरफ जाएगा। अब पैसा का रडार जो है वो एक ही सिग्नल फेंक रहा होता है, एक ही, सॉरी, सिग्नल वो जो भी फेंक रहा हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी एक ही होती है। ईसा के अंदर गेम जरा डिफरेंट हो जाती है। ये 1000 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज चेंज कर सकता है विद इन अ सेकंड। तो जब ये ट्रैक कर रहा होता है दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को पता भी नहीं चलता, उसकी वो जहाज में बीपिंग भी स्टार्ट नहीं होती कि भाई ये आपको ट्रैक कर रहा है। यही वजह है कि आपके F-22 रैप्टर्स एंड F-35 लाइटनिंग्स के अंदर, इवन Su-57 जो फेलन है, सॉरी टेलन जो है, टेलन है कि फेलन है, सॉरी, उसका नाम मेरे माइंड से निकल जाता है, जितने भी आपके 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं, वो स्टेल्थ में इस हद तक उनको लेके जाते हैं कि भाई जब ये ट्रैक भी कर रहा हो तो इसको हम लोग ट्रैक ना कर सकें, हमें पता ना चले, ये हमें देख भी रहा हो तो हमें पता ना चले।
सो ऐसा रडार की एक खसूसियत ये भी है कि ये जब ट्रैक कर रहा होता है तो दुश्मन के जहाज को समझ भी नहीं आती कि उसको ट्रैक किया जा रहा है। जो उसको सिग्नल्स मिलते हैं वो इतने मतलब 1000 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, उसको लगता है ये इर्द गिर्द बस एक नॉइज है, टेक्निकल टर्म्स में एक शोर है, एक नॉइज है, उसको समझ ही नहीं आती कि ट्रैक कहाँ से किया जा रहा है। हमें पैसा में डायरेक्ट पता चल जाता है भाई इस एंगल से आपको ट्रैक, एटलीस्ट आपको जब ट्रैक किया जा रहा है कोई चीज आपकी तरफ कहीं से आ सकती है। इधर पता भी नहीं चलता कि आपको ट्रैक कर रहा है। दूसरी चीज, जो पैसा रडार्स हैं ये बहुत प्रोन है इलेक्ट्रॉनिक जो जैमिंग की जाती है, जो पाकिस्तान ने करके दिखाई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। ये जैमिंग से बड़े मतलब दे आर प्रोन के जी, इन पे जैमिंग बड़ी जबरदस्त किस्म का असर करती है, ये बिल्कुल ही सुमन बुकमन उमयन हो जाते हैं। लेकिन जिस जहाज में ऐसा रडार लगा होता है वो उतनी आसानी से जैमिंग के अंदर नहीं खराब होता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जहाज उड़ रहा है, उसने जैमिंग पॉड लगाया हुआ है, F-16 उड़ रहा है पाकिस्तान का, उसने जैमिंग पॉड लगाया हुआ है। दूसरी तरफ JF-17 थंडर उड़ रहा है, ब्लॉक 2, उसके अंदर ऐसा रडार नहीं है, तो शायद उसके रडार को समझना है एक खास हद तक स्टेल्थ वो जैमिंग पॉड आपको प्रोवाइड कर देता है। खास किलोमीटर में 20 किलोमीटर तक शायद उसको, या 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बाद जाके JF-17 ब्लॉक 2 को वो नजर आ जाए। बट व्हेन इट कम्स टू ब्लॉक 3, एक तो उसको नजर वो 100 किलोमीटर पहले आएगा, और मैं कहता हूँ उसने जितनी भी जैमिंग ऑन की हो, JF-17 ब्लॉक 3 का रडार उसे फिर भी पकड़ लेगा, जैमिंग काम नहीं करेगी उसके ऊपर। अब उसकी टेक्निकल डिटेल्स में मैं ज्यादा नहीं जा सकता बिकॉज वो एक अलग साइंस है। बट ये जो इतने साल लगे थे, ये जो इतने साल लगे थे ब्लॉक 2 से शिफ्ट मार के ब्लॉक 3 पे आने पे, इस टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, क्योंकि चाइना ने ये ग्राउंड्स अप बिल्ड की थी। फिर जब आप इतनी ज्यादा हैवी प्रोसेसिंग वाला रेडार बनाते हैं जिसमें इतने फंक्शंस होते हैं, वो फिर ऑफ कोर्स आपके जहाज उसको वो फिर गर्मी भी बहुत पैदा करता है, फिर उसके लिए कूलिंग सिस्टम्स भी बड़े एडवांस किए जाते हैं। तो इट्स नॉट सिंपली लाइक कि जी भाई जैसे कंप्यूटर में रैम नहीं निकाल लेते, पुरानी रैम निकाल लेते हैं और नई रैम डाल देते हैं, 8 GB से 16 कर दी, 16 से 32 कर दी। इट्स नॉट एज इजी एज दैट। फुल R&D किया जाता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी रिगोरस प्रोसेस से गुजारा जाता है डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट टेम्परेचर्स में, डिफरेंट एलिवेशंस में, डिफरेंट जितनी भी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर। इन सब को देख के, इन सब को देखते हुए ये चीज़ बनाई गई और इसमें इंस्टॉल की गई। और एक दफ़ा प्रॉब्लम आई वोंट से प्रॉब्लम, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट चाइनीज, एक दफ़ा वो कुछ बना लें फिर दबा के उसकी वेरिएशंस निकालना शुरू कर देते हैं। उनको सिर्फ एक दफ़ा चीज़ सीखनी होती है और वो बहुत आगे उसके अंदर चले जाते हैं। सो JF-17 ब्लॉक 3 का रडार अब ऐसा है, इट्स नॉट पैसा। अच्छा, एक और मजे की बात, अगर पैसा रडार 80 से 90 किलोमीटर तक देख सकता है और वो एक खास डायरेक्शन में देख सकता है, ऐसा रडार की रेंज उससे एटलीस्ट डबल की से भी ज्यादा होती है, वो उससे भी दूर से आपको देख सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाईजान देख तो सकता है मार नहीं सकता, तो अब वो गेम भी खत्म हो गई है, क्योंकि ब्लॉक 3 के अंदर ये PL-15 मिसाइल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। PL-15 मिसाइल या एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं जिसके बारे में बात चल रही है, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि आप जितना दूर से आपने देखा, अभी आपको दूसरे ने देखा भी नहीं और आपने उसको शूट कर दिया, आप उसकी रेंज में आए बगैर उस पर हमला कर रहे हैं। अब वो कितने इफेक्टिव है वो अलग एक साइंस है, लेकिन यू स्टिल हैव द कैपेबिलिटी टू फोर्स द ओपोनेंट फाइटर पायलट टू गो इनटू अ डिफेंसिव मोड। अगर आपने उसको 100 किलोमीटर पहले ही मिसाइल मार दिया और मिसाइल उसकी तरफ जा रहा है, रिमेंबर एक टाइम पे आके वो जहाज, जो वो भी कोई आम जहाज, मतलब दूसरी तरफ भी फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका जो रडार वार्निंग रिसीवर और ये जितना भी काउंटर मेजर्स होते हैं वो बजना शुरू हो जाएंगे। जल्दी आपने मारा तो जल्दी उसके बजेंगे, और वो आपकी तरफ स्ट्रेट नोज ऑन आने के बजाय एकदम से डिफेंसिव होगा कि भाईजान मिसाइल आ रहा है भागो। देन यूल हैव मोर चांस कि आप और भी उसके करीब आए, आप उसको अपने किल जोन के अंदर लेके आए। स्टिल यू आर एन ऐसा वाला जहाज, तो आप उसको अपने किल जोन में ला चुके हैं, उसको अभी भी डबल से ट्रिपल डिस्टेंस शायद ट्रैवल करना पड़े आपको अपने किल जोन में लाने के लिए। आप देख भी दूर से सकते हैं, आप मार भी दूर से सकते हैं, आप दूसरे को कलाबाजियों में भी लगा सकते हैं कि वो अपनी जान के लाले पड़ जाएं उसको, और साथ साथ
आप प्लान भी अच्छा कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग. आपने देखना है कि भाई आप किस टेरेन पे फाइट कर रहे हैं. अगर वो माउंटेनियस टेरेन है एंड आपके पास मतलब और जो उधर उस वक्त की जो एनवायरनमेंट है, क्लाउड्स हैं कि नहीं है, आप इन तमाम फैक्टर्स को, एक पायलट इन तमाम चीज़ों को देखता है, फिर वो अपनी अप्रोच डिफाइन करता है कि भाई मैंने तो आज हाई एल्टीट्यूड से ही लड़ना है, लो एल्टीट्यूड पे मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं. दूसरी चीज, अच्छा, इसमें ज्यादा मतलब ये फिर डिस्कशन बहुत आगे चली जाएगी. लेट्स मूव टूवर्ड्स हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, जो कि हमारे ब्लॉक 3 के अंदर डाला गया है. हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड अ बिगर हड, ये दो चीजें. हड, वो फ्रंट पे एक स्क्रीन, एक शीशा लगा होता है जिसमें आपको डिफरेंट नंबर्स एंड फिगर्स एंड शेप्स नजर आ रही होती हैं, जो कि बेसिकली एक फाइटर पायलट को असिस्ट करती हैं कि वो अपने जहाज को मोड़े तो फिर उसके अंदर उसको एलिवेशन की समझ आ रही होती है जी, उसकी कितनी मैक्स की स्पीड चल रही है, उसका क्लाइंब कितना है, एंड कौन सी वेपन सेलेक्ट हुई है, ब्ला ब्ला ब्ला. पूरी एक अपनी वो उसकी एक प्रोसेस है. सो हेलमेट, सो बेसिकली जो आपका हड होता है, हड यूनिट फ्रंट पे, वो उसका एक अपना एक एवरेज साइज है. कोई बहुत जबरदस्त किस्म का, मतलब आप क्या है कि वो एक एवरेज रेगुलर साइज का तकरीबन हर जहाज का होता है. लेकिन जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आई हुई है, उसमें उन चीजों को बड़ा किया गया है, हट को भी काफी बड़ा किया गया है, चौड़ा किया गया है, इजी बनाया गया है विजिबिलिटी अच्छी करने के लिए. पायलट जरा डिस्टेंस पे बैठता है, तो अगर वो बैठा है डिस्टेंस पे तो उसको नंबर्स क्लियर नजर आए, उसका ज्यादा एरिया हो वाइडर हेड में ट्रैकिंग का, टारगेटिंग का. सो जो JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर हड मैंने देखा है, seems to be of the same size, if not bigger, not smaller, nearly same to that of the J-20, जो कि चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है. तो एक तो उन्होंने उसका हड बड़ा किया है आगे. वो भी देखें अभी इस तस्वीर के अंदर, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये ग्रीन कलर की जो स्क्रीन है, दैट्स अ हड. ये वो स्क्रीन है जिसके अंदर वो अपने जहाज, दुश्मन के जहाज को टारगेट करता है एक पायलट. लेकिन रिमेंबर, जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, उससे गेम बहुत ही जबरदस्त हो जाती है व्हेन इट कम्स टू अ डॉग फाइट. सो ऑल्दो JF-17 के इंजन को लेके बड़ी बातें की जाती हैं, उस तरफ भी मैं आऊंगा. लेकिन अगर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लाया गया है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, तो कुछ सोच के लाया गया है. डॉग फाइट का कोई ना कोई एलिमेंट माइंड में था डिजाइनर्स के. पहला तो जी हट बड़ा हो गया, डॉग फाइट में भी चीज बड़ा काम करती है, BVR फाइट में भी चीज बड़ी हेल्प करती है. दूसरी चीज, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लेके आ गए. ट्रेडिशनली जब HMDs नहीं थे, हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस नहीं थे, तो जहाज के पायलट को अपनी जहाज की नोज, यानी जो सामने वाला एरिया है, जो नाक है उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करके दुश्मन के जहाज की तरफ ले जाना होता था. और फिर उसके ऊपर मिसाइल में वो लॉक होता था, सॉरी रडार में वो लॉक होता था. जिस भी तरीके से उसको लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसको अपने दुश्मन को लॉक किया और आपने फिर उस पर फायर किया. लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही थी कि आपने पूरी गाड़ी मोड़नी है, पूरा जहाज मोड़ना है. अब आप तेज हैं कि आप स्लो हैं, आपका जहाज हैवी है, आपके जहाज थोड़ा सा फॉर एग्जांपल की बुलेट्स लगी हैं, थोड़ा माल फंक्शन कर रहा है, थोड़ा सा कोई और प्रॉब्लम आया हुआ है, तो डॉग फाइट के अंदर ये जो नोज को ले के आना दुश्मन की तरफ, इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. बट समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है व्हेन यू से कि यार अगर मैं इसको देख लेता, इस एंगल से मार सकता ना, अगर मैं जहाज मोड़ लेता उस तरफ, अगर मैं मोड़ सकता उस तरफ, तो इसने नहीं बचना था, साइड से गुजर गया, उधर से गुजर गया. इन इश्यूज को खत्म करने के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी आई. और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, लेट मी टेल यू, और किस जहाज में है, MiG-29 फल्क्रम्स के अंदर है. और गेम इस तरह से होती है कि जहाज अगर फॉर एग्जांपल नीचे डाइव कर रहा है और दुश्मन का जहाज एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है, और आपके जहाज में इतनी पावर नहीं है उस टाइम पे, पावर स्टेट्स चेंज होती हैं जब भी जहाज उड़ता है. हाई पावर स्टेट के अंदर आप एक खास तरीके से, खास एंगल से टर्न मार सकते हैं. मीडियम पावर स्टेट के अंदर आप डिफरेंट मार सकते हैं. और अगर आपके जहाज के इंजन्स बहुत स्ट्रांग है, तो इवन आप अपने जहाज को वेरी लो पावर स्टेट, वेरी लो स्पीड्स के अंदर हाई मैनेवर्स भी आप दिखा सकते हैं. बट बाज़ औक़ात जहाज उतना नहीं मुड़ सकता, तो क्या करें? तो ये सोल्यूशन निकाला गया कि ऐसे मिसाइल्स बनाए गए
جس میں جو بیسیکلی جب نیچے جاتے ہیں تو مطلب جب وہ چھوڑتے ہیں ان میزائلز کو تو ان کے پیچھے تھرسٹ ویکٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ بھی ابھی وہ میں آپ کو J10 میں سمجھاؤں گا. تھرسٹ ویکٹرنگ کی وجہ سے میزائل بہت زیادہ ٹرنز مار سکتا ہے, 180 ڈگری 90 ڈگری, مذاق ہے اس کے لیے, گپ ہے. اب میزائل آپ نے ایسا اس جہاز میں لگا دیا جو کہ ایک دم سے جائے گا نیچے اور فل کا فل 180 ٹرن مارے گا, جس طرح گاڑی سکریچ نہیں مارتی ہے, یو ٹرن مارے گا ہوا اوپر کی طرف, پھر اوپر بلٹ کی طرح جا کے پھر یو ٹرن مارے گا. اس کے اندر کیپیبلٹی ہے. اب ایک تو آپ نے یہ کام کیا کہ اس آڈ اینگل پہ, جس اینگل پہ آپ کا جہاز نہیں مڑ سکتا, آپ کی میزائل کے پاس طاقت ہے کہ میزائل مڑ کے وہاں پہ جا سکتا ہے. یعنی میں سیدھا جا رہا ہوں, میزائل رائٹ پہ ہٹ نکل گیا, رائٹ کی طرف نکل گیا, جہاز کو رائٹ کی طرف موڑا بھی نہیں. دوسری, یار جب ہٹ سامنے ہے تو میں رائٹ پہ میزائل کو کس طرح سے گائیڈ کروں گا کہ سائڈ پہ میرے جہاز ہے, جہاز کی اب میرے جہاز کی جو نوز ہے بالکل سامنے کی طرف ہے, وہاں پہ آ جاتا ہے ہیلمٹ ماؤنٹن ڈسپلے. تو اس قسم کی سچویشنز کے لیے گورے نے کیا کیا, یا ریسرچر نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ہیلمٹس کے اندر ہی ہڈ لگا دیا. اب اس کی ایک رینج, اس کا ایک کاکپٹ کے اندر نا, جس جگہ پہ جہاز میں بندہ بیٹھتا ہے, اس میں ایک خاص ایریا تک وہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے کی لمٹس کام کرتی ہیں. تو جب بندہ رائٹ پہ بھی دیکھتا ہے تو اس کو اس ہٹ کے شیشے میں وہ ہٹ کی ساری انفارمیشن رائٹ پہ نظر آ رہی ہے, زمین کی طرف, ایون ہاتھ کی طرف دیکھیں وہاں پہ بھی شاید نظر آ رہی ہو. دشمن کا جہاز اگر آپ کے جہاز کے نیچے اڑ رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ کا ہڈ, آپ کا ایچ ایم ڈی آپ نے سر کی نیچے کی طرف کیا تو اس کو وہاں پہ بن جائے گا کہ جی آپ کے بالکل نیچے بھی کوئی چیز اڑ رہی ہے. تو 3D کے قریب کی کوئی سچویشن ہوتی ہے اس میں. آپ نے رائٹ پہ دیکھا, آپ جہاز کو رائٹ پہ نہیں موڑ سکے, آپ کا جہاز 30 ڈگری تک مڑ گیا. دوسرا جہاز آپ سے بہت زیادہ پیچھے یا بہت زیادہ آڈ اینگل پہ, لیکن آپ کا جہاز 30 ڈگری تک مڑ گیا اور آپ نے گردن گھمائی, آپ نے اپنی نظر اس جہاز پہ ڈالی, آپ کی آنکھوں نے جس طرف دیکھا اس طرف آپ کے ہیلمٹ نے اس کو ٹریک کیا. میں بڑی لے مین لینگویج میں سمجھا رہا ہوں. میزائل آپ نے فائر کیا, میزائل نیچے اترا, تھوڑا سا اترنے ساتھ ہی اس نے کلابازی ماری. جس طرف آپ دیکھ رہے ہیں میزائل بھی اب اسی طرف دیکھ رہا ہے. آپ کے میزائل, آپ جا رہے ہیں سیدھا, میزائل جا رہا ہے رائٹ پہ اور جا کے جہاز کو ہٹ کیا. ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ چیز ہیلی کاپٹرز میں بھی انٹروڈیوس ہوئی ہے, یہ چیز ہائی اینڈ جہازوں میں انٹروڈیوس کی جا چکی ہے, لیکن SU-30 میں نہیں ہے. F-16 کے بھی پاکستانی ویریئنٹس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ بلاک 52 کے اندر HMDs ہیں, میں اس کو ریسرچ کر لوں گا, لیکن بلاک A-B میں بھی نہیں ہے, میراج میں بھی میرے خیال سے یہ چیز نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ رافیل کے پاس ہے, اینڈ اب آپ کے بلاک 3 کے پاس بھی ہے. سو ایک تو آپ اس حساب سے اس چیز کو دیکھیں گے, جی ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اس کے اندر آ گیا. اب آ گئی بات اسیلو پوڈ ٹارگیٹنگ پوڈز کی. ایک ٹارگیٹنگ پوڈ جو ہے ایک ڈیوائس ہوتی ہے, ایک میسائل کی طرح ہوتی ہے, لیکن یہ میسائل کی طرح اس کو پھینکتے نہیں ہیں, یہ جہاز کے ساتھ لگی رہتی ہے. اس میں آگے ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے, یہ گول سی ہوتی ہے. یہ کیمرے کے اندر, کیمرہ تو نہ کہ ہاں کیمرہ بھی ہوتا ہے, بیسیکلی الیکٹرو آپٹیکل سینسرز ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ زمین کے اوپر یا آسمان کے اوپر لیفٹ رائٹ, یہ ایک اپنی ایک سائنس ہے. یہ ریڈار سے تھوڑا سا ہٹ کے چلتا ہے. یہ ویژول, ایک تو یہ زوم بڑا کر لے گا, زمین کی طرف دیکھ رہا ہے, یہ ادھر سے پوری امیج پروسیسنگ اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے, زمین پر ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے ویژولی. جو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے جہاز میں جو اسکرینیں لگی ہوتی ہیں آپ کو ان اسکرینوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا نائٹ ٹائم پہ IR میں شفٹ ہو جائے گا, ڈے ٹائم پہ یہ ریگولر آپ کو دکھائے گا انفارمیشن. ایک دفعہ کوئی چیز لاک کر دی تو اس پوڈ ٹارگیٹنگ پوڈز میں ساری لیزر لاکنگ ٹیکنالوجی کی جو بھی میکانزمز ہیں وہ ڈالے ہوئے. تو جہاز ابھی بھی اڑ رہا ہے, لیکن وہ جو پوڈ ہے وہ اسی کو دیکھ رہا ہے. اور اگر آپ نے بم پھینک دیا, وہ جو لیزر گائیڈڈ پریسیجن گائیڈڈ بامز جو بھی ہیں, ان کی گائیڈنس, اب آپ گول گول چکر مار رہے ہیں اور آپ لیفٹ رائٹ دیکھ رہے ہیں, لیکن ٹارگٹ آپ نے آلریڈی ایک دفعہ دے کے اپنے پوڈ کو چھوڑ دیا. اب وہ پوڈ لگا ہوا خود ہی اس کو گائیڈ کرے گا. آپ آگے جاتے ہیں پوڈ پیچھے دیکھ رہا ہوگا, آپ پیچھے جاتے ہیں پوڈ آگے دیکھ رہا ہوگا, پوڈ ادھر ہی دیکھتا رہے گا جدھر آپ نے ٹارگٹ کیا, چاہے جہاز جدھر بھی گھوم رہا ہو. اینڈ وہ پریسیجن میونیشن کو اس جگہ پہ اس نے گرانا ہے, یہ اس کا کام ہے, چاہے ڈے ہو چاہے نائٹ ہو. یہ ٹارگیٹنگ پوڈز یوزولی جگہ گھیرتے تھے. آلریڈی بلاک 2 کے اندر بھی میں نے مطلب اس کی نیوز آئی تھی کہ ٹارگیٹنگ پوڈز ڈالے گئے ہیں, لیکن یہ جگہ گھیرتے ہیں. اب کچھ جہازوں کے اندر ٹارگیٹنگ پوڈز کی ٹیکنالوجی
انٹرنلی ہی ہوگی، جس طرح کہ F-22 ہو گیا، وہ باہر نہیں لگا سکتے کیونکہ اگین اٹ کمپرومائزز آن دی سرفیس اسٹیلتھ آف دی ایئر کرافٹ. لیکن مطلب آر سی ایس بھی کافی اچھا، آر سی ایس از بیسیکلی ریڈار کراس سیکشن، وہ چیز جو بیسیکلی جتنی زیادہ ہوتی ہے یہ جو ریڈنگ ہے آپ کے جہاز کی، اتنا زیادہ وہ ریڈار پہ ایزیلی نظر آتا ہے. سو ایسیلو پاڈ ٹارگیٹنگ پاڈز جو ہیں یہ ٹرکش اوریجن کی ہیں، یہ امریکہ بھی اس طرح کے پاڈز بناتا ہے. بیسیکلی یہ ہے ہوتے ٹارگیٹنگ پاڈز ہیں، لیکن ایسیلو پاڈ جو ہے یہ ایک اصلیان ہے کہ اصیلان ایک ٹرکش کمپنی ہے، انہوں نے بنایا. تو اس کا حصول ہمارے لیے تھوڑا آسان ہے، اس میں کم پالیٹکس انوالوڈ ہے. اب بلاک 2 کے اندر آپ کے پاس تھے 7 ہارڈ پوائنٹس. اینڈ واٹ از اے ہارڈ پوائنٹ؟ لیٹ می ایکسپلین. ہارڈ پوائنٹس آر دوز ایریاز، یہ وہ پوائنٹس آپ کہہ دیں، یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاز کے پروں اور فیوزلاج کے نیچے یا سائٹ پہ، جہاں پہ آپ ڈفرنٹ ایمونیشن لگا سکتے ہیں. جس سے میری مراد بیسیکلی یہ ہے، سوری میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹڈ ہو گیا تھا. سو ہارڈ پوائنٹس بیسیکلی وہ جگہیں جہاں پہ آپ ایمونیشن لگا سکتے ہیں اپنے جہاز پہ. لیکن آپ کے JF-17 میں صرف 7 ہارڈ پوائنٹس تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مشن کے لیے اپنے جہاز کو کیری مطلب لوڈ کیری کا جو بھی پلان آپ بناتے ہیں، جو بھی آپ کا مشن ہے، اس مشن میں آپ نے جہاز کو اکوپ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ گراؤنڈ کی اٹیک کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے اس پر بامبز لگے ہوں، پریسیجن گائیڈڈ ہیں کہ نان پریسیجن گائیڈڈ ہیں کہ لیزر گائیڈڈ ہیں، وٹ ایور، ایون ریڈار گائیڈڈ گراؤنڈ ٹارگیٹس کے لیے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پورا اس کو لوڈ آؤٹ اس طرح سے کرنا ہوتا ہے. جہاز از ناٹ لائک کلاشنکوف جس کے اندر آپ نے بس ایک ہی گولی ڈال دی اور بس بیوقوفوں کی طرح فائرنگ کر رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. جہاز از مور سورٹ آف لائک آئی کوڈ سے کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے، آئی نو تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکس جا رہی ہے لیکن اب یہ بات آ گئی ہے میرے مائنڈ میں، مجھے کرنی پڑے گی. وہ شارٹ گن کے اگر کوئی شوقین بندہ ہو تو شارٹ گن میں سلگز ہوتے ہیں، شارٹ گن میں چھرے والے راؤنڈز ہوتے ہیں، شارٹ گن کے اندر انسیڈنٹری بولتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں اس کا نام مائنڈ سے میرے نکل گیا، انسیڈنٹری آئی بلیو اسے کہا جاتا ہے، یہ جو بھی اس کا نام ہے اس کو ریسرچ کر لیں. وہ بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ جہاں پہ بھی شاٹ لگتی ہے ادھر آگ لگا دیتے ہیں. سو کچھ جو شوقین لوگ ہیں جو بیسیکلی باہر کے جو چینلز اگر آپ دیکھیں، جو آرمز اینڈ ایمونیشن کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، وہ اپنے شارٹ گن کو بھی بڑے اچھے طریقے سے لوڈ کرتے ہیں کہ پہلا راؤنڈ اس میں سلگ ہوگا، سلگ سے میں ناک آؤٹ کروں گا، دوسرے 2 راؤنڈز میں نے ایسے رکھنے جو کہ اس حساب سے مطلب چھرے والے ہوں گے، تیسرے راؤنڈ کے اندر میں انسینڈیٹری کی انڈینسی، یار کیا مشکل نام ہے اس کا، بیسیکلی وہ فائر والا راؤنڈ ہوگا جو کہ جا کے دوسرے بیسیکلی جس ٹارگٹ کو لگے گا اس کو جلا دے گا. تو وہ پوری کرافٹنگ کی جاتی ہے نا. اس طرح جہاز کی بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاز کا بھی جو آپ کا آپریشن آپ کرنے جا رہے ہیں، جو بھی اس کا پلان ہے، آپ اس حساب سے اس کا لوڈ آؤٹ کرتے ہیں. وہ جو لوڈ آؤٹ اس کا ہوتا ہے جہاز کا، اس میں یہ سارے آپ کے ہارڈ پوائنٹس یوز ہوتے ہیں. یہ جگہیں یوز ہوتی ہیں جہاز کے پروں کے نیچے جہاں پہ آپ اپنا ایمونیشن لگا سکتے ہیں. اگر ایئر ٹو ایئر ہے تو آپ نے تمام اگر F-16 کی زبان میں بات کروں تو آپ نے AIM-120X BVR میزائل ہو گیا، AIM-9X ہو گیا، آپ کے وہ ہو گئے کیا بولتے ہیں اس کو، سائڈ بائنڈرز ہو گئے جو WVR کے. تو آپ نے جتنے بھی میزائل لگائے وہ ایئر ٹو ایئر رول کے لگا دیے. اسی طرح جب آپ زمین کی کسی اس پہ جاتے ہیں، مشن پہ جاتے ہیں، تو جتنے لگاتے ہیں تو زمین کو مارنے والے بیسیکلی گراؤنڈ اٹیک کے آپ کرتے ہیں، ایمونیشن لوڈ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ نے ملٹی رول جانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا جو پیکج جا رہا ہے، اب آپ کے پاس جو مشن ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ آپ نے صرف 2 جہاز بھیجنے، انہوں نے اپنی ڈیفenس بھی خود ہی آٹومیٹیکلی آسمان پہ مطلب ایئر ڈیفenس بھی اپنا کرنا ہے، انہوں نے گراؤنڈ اٹیک بھی کرنا ہے، انہوں نے ملٹی رول مشن پرفارم کرنا ہے. تو اب اس سب کے لیے آپ کو ہارڈ پوائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ریممبر جو JF-17 کی جو کیٹیگری ہے وہ ایک لائٹ فائٹر ایئر کرافٹ کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک اپنی خاص کیپیسٹی ہے، وہ اتنے 1000 کلو گرام لے جا سکتے ہیں، اور جو اس کی وہ کیپیسٹی ہے وہ بیسیکلی ایک لائٹ فائٹر ایئر کرافٹ کی ہوتی ہے. تو جو اس کا جو ونگ سپین کے اور فیوزلاج کی جو نیچے کا جو پورا ایریا ہے، اس میں صرف 7 ہارڈ پوائنٹس تھے JF-17 بلاک 2 میں. جس کا مطلب اگر آپ نے اس میں گراؤنڈ اٹیک پریسیجن کرنا ہے تو آپ کو ایک پاڈ کی ضرورت ہے. آپ نے ایک پہ تو پاڈ لگا دیا،
फिर अगर वो जगह फॉर थोड़ी सी दूर है, जहाज में पेट्रोल या जो भी उसका जो फ्यूल है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा जलता है, बहुत ज्यादा यूज होता है उसका। तो आपने अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग पे जाना है तो आपने बेसिकली जो फ्यूजलाज है आपका, जो जो बेली है, जो पेट है जहाज की नीचे, उस पे आपने एक फ्यूल गैलन भी लगा दिया। और एक अब वो एक आपका हार्ड पॉइंट वहां पे लग गया। दूसरा आपका जो हार्ड पॉइंट है, अच्छा इसकी पहले मैं स्कीमेटिक समझा दूं। तीन तीन परों पे एक पर पेट के नीचे, तो टोटल 7 हो गए। पेट के नीचे आपने यानी फ्यूजलाज के नीचे आपने लगा दिया अपना फ्यूल गैलन, और लेफ्ट साइड पे क्लोज टू दैट आपने अपना एक टारगेटिंग पॉड लगा दिया। तो आपके पास कितने हार्ड पॉइंट्स बचे? आपके पास बचे 5 हार्ड पॉइंट्स, 7 तो यूज हो गए। अब इन 5 हार्ड पॉइंट्स के ऊपर आपने अगर 3 हार्ड पॉइंट्स पे आपने प्रिसीजन म्यूनिशन लगा दिए, तो आपके पास फिर बच गए सिर्फ 2 हार्ड पॉइंट्स। तो आपका टोटल एयर डिफेंस अब सिर्फ, यानी एयर टू एयर फाइट के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिसाइल कैरी करने की जगह बच गई है, और जहाज का वेट भी अच्छा खासा हो गया। तो अब जो एवॉल्विंग सिचुएशन हमारे बॉर्डर की उस तरफ चल रही है, उधर थोड़ा सा अब प्रॉब्लम आ रहा था कि भाईजान अगर जितना भी, अगर एक हार्ड पॉइंट भी ज्यादा होता है तो बले बले शावा शावा, आपके पास एक एक्स्ट्रा किल करने का या डिफेंस करने का अपना मौका आ जाता है। तो सुनने में ये आ रहा है, अभी मैंने देखा नहीं, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया, कंफर्म इट, कि J-17 ब्लॉक 3 में इन्होंने फ्यूजलाज में ही एक और हार्ड पॉइंट भी दे दिया है, तो टोटल 7 से बढ़ा के 8 कर दिए, जिसका मतलब है कि एक फ्यूल गैलन और साथ में एक टारगेटिंग पॉड, वो अगर आपने नीचे बेली पे लगा दिया तो आपके पास स्टिल 6 हार्ड पॉइंट्स आ गए हैं। 6 में से 2 भी अगर आप यूज करते हैं फॉर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, विच मींस ग्राउंड अटैक के जो वो हैं, तो आपके पास स्टिल 4 पीछे बचते हैं। और फिर जो रैक्स हैं उसके अंदर भी इन्होंने काफी काम किए ताकि एक हार्ड पॉइंट पे डबल डबल भी चीजें लग सके। तो ये जो हार्ड पॉइंट्स की जो गेम है, ये भी सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म करूंगा, इस चीज को देखूंगा कि इंक्रीज आया है कि नहीं आया, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको अपने जहाज को जरा ज्यादा दूर तक ले जाना होता है, आपको ज्यादा अस्तहा लेके जाना होता है, इतना खर्चा करके इतना रिस्क लें आप अपने पायलट के ऊपर। पायलट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव पीपल, इनको बनाने में बड़ा कौम का पैसा, टाइम, एनर्जी खर्च होती है। जहाज वापस आ सकता है, पायलट नहीं आ सकता आपका। तो इतना आप खर्चा करें, जहाज उड़ाएं, उसको इतने रिस्की सिचुएशन में लेके जाएं, आप अपना पूरा प्लान एग्जीक्यूट करें, एंड देन यूर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस, एंड देन यूर शॉर्ट ऑफ म्यूनिशंस, ये चीज भी देखी जाती है ना। तो अब J-17 ब्लॉक 3 के बारे में जो तस्वीरें आई हैं, तस्वीरों में तो उसका विंग स्पैन भी थोड़ा बड़ा लग रहा है। अब वो अगेन कंफर्म करना है उस चीज को, लेकिन इफ हम इमेजिन करें कि इफ ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, then it would be a significant boost for the load carrying capacity and capability of the GF-17 Thunder Block 3। तो अ, यहाँ पे आपकी हार्ड पॉइंट्स की स्टोरी भी अब खत्म हो गई। डाउन साइड जो बार बार लोग कहते हैं और कुछ लोग नहीं मानते इस चीज को, वो ये कि आपका जो इंजन का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो थोड़ा कम है, इट्स बिलो 1, or it should be above 1 if you want it to be like very maneuverable, if you want it to perform really good on low heights, low speeds। अगर आपका जहाज ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड कैरी कर रहा है और उसका फिर थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी कम है, उसका उसमें उसका इंजन थोड़ा सा मतलब कम है एज कंपेयर टू सिमिलर इंजन ऑफ अनदर एयरक्राफ्ट ऑफ द सेम क्लास, तो आपके लिए फिर एवरेज सिचुएशन में इशू बन सकता है। हाँ, अच्छे पायलट जो हैं वो हर चीज के हिसाब से चलते हैं, जो बंदा उस पर ट्रेन हुआ होगा उसको पता होगा कि उसकी कौन सी स्पीड और किस लोड पे उसने किस स्पीड पे कितना टर्न, कितना मैन्यूवर, कितने जी पुल कर सकता है, एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अगेन उसके लिए वो पायलट पे डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अभिनंदन काइंड ऑफ अ पायलट। सो अच्छा, ये थोड़ा सा पन इंटेंडेड था, डोंट माइंड अगर कोई इंडियन बंदा सुन रहा हो, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। So pilots are very 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 important। So अब इंजन की जब बात आती है, we were we were waiting for an upgrade in the engine। Chinese अपने WS-13 WS-10 सीरीज इनकी तरफ जा रहे हैं अपने इंजन बनाने के लिए, लेकिन अगेन
चाइनीज भी अभी नए हैं, उनको थोड़ा सा और टाइम लगेगा चीज़ों को मेच्योर करने में, काफ़ी हद तक कर चुके हैं। लेकिन अगर इंजन बना चुके हैं, इसमें नहीं लग सक रहा या जो भी इशू है उसके बारे में फ्यूचर में पता चलेगा, बट इट रिमेन्स टू बी अ प्रॉब्लम, समथिंग दैट कैन बी टैकल्ड इजीली। अगर बंदा आपका तगड़ा हो तो फिर उतना इशू नहीं है। लेकिन हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो अगर आ जाए तो फिर आप और भी डाइवर्स, और भी मतलब लो स्पीड्स पे, क्योंकि देखें फाइट्स, अब थोड़ा सा हम J-17 से हट के थोड़ी सी खुली डुली बात करते हैं। जो एयरफोर्स की फाइट्स होती है ना, उसमें सिचुएशन कैन बी 300 माइल्स की स्पीड से लेके 700 माइल्स की स्पीड से लेके 2400 माइल्स की स्पीड तक। आई एम टॉकिंग माइल्स, आई एम नॉट टॉकिंग किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर वर्सेस माइल इज इस तरह के, 1 माइल, 1 मील के अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं। आपकी जो हमारी जो होंडाज है ना, जिनको हम बड़ा दौड़ाते हैं मोटरवे के ऊपर, 120, 130, 140, 160, अब आप इमेजिन करें कि 2500 किलोमीटर इस पे भी जहाज फाइट कर रहा होता है। तो ये सारी जो स्पीड्स होती हैं, इन तमाम डिफरेंट स्पीड लेवल्स, डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, डिफरेंट लोड आउट्स के ऊपर मशीन डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करती है। अगर को उसका इंजन स्ट्रांग है एंड फाइटर पायलट आपका केपेबल है, then you can make the best out of every situation. Remember this. अब आई थिंक आई शुड, अच्छा यहाँ पे मैं J-17 ब्लॉक 3 की इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, बिकॉज फिर मैं बोलता ही रहूँगा. Now I'm going to, the next video is going to be what was the need for J-10C? If we had Block 3, हम फिर J-10C की तरफ क्यों गए थे? तो ये हम लोग ने अब बेसिकली मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करना है, और वहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव J-10C की रिक्वायरमेंट क्यों जनरेट हुई, मतलब पैदा क्यों हुई, उसका कंपैरिजन विद रफेल्स, एंड बिफोर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि मैं आके रफेल को बुरा भला कहूँगा, तो प्लीज आई एम सॉरी, मैं इस किस्म का नहीं हूँ. अगर को मेरे दुश्मन के पास एक अच्छा हथियार है, मैं उसको एक्नॉलेज करूंगा, एंड देन मैं उसके हिसाब से प्लान आउट करूंगा. हमारे जो इमोशनल किस्म के नौजवान है वो ये चीज़ नहीं करते, लेकिन जो हमारी मिलिट्री है वो करती है. और हमें भी अपनी मिलिट्री की सोच को थोड़ा समझना होगा, तभी हमें अपनी मिलिट्री की डिफेंस कैपेबिलिटी की जाके सही से समझ आएगी. So the next video is going to be about J-17, sorry, J-10C, and the need for J-10C after the induction of J-17 Block 3, and the comparison of J-10C as with the our Indian counterpart, that's Dassault Rafale. So please, next video को भी सुनिएगा. If you like this video, go and listen to the next one. Thank you everyone. Have a nice day.